हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रैग स्टडी पे। आज हम लोग फिर से आमने सामने एक नई शुरुआत के साथ, एक नए बैच के साथ जिसका नाम है पहल। इसके तहत हम लोग आपको एक क्रैश कोर्स करवाएंगे क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे। तो सर इसमें कोई खास बात, बहुत जगह हमें एक क्रैश कोर्स मिल जाएंगे सर। यहाँ पे खास बात ये है कि इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं टॉपिक वाइज उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। याद करिएगा, चैप्टर वाइज नहीं, हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए उन सबको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज सोशल साइंस की मेरा पहला लेक्चर रहेगा और चैप्टर मैंने लिया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक डेमो वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा उसके आंसर्स के साथ। और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्यूचर में उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बातें करेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी दूसरे लोगों तक भी क्या पहुंच सके, इसका बेनिफिट्स पहुंच सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। पहल सीरीज के तहत सोशल साइंस का पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। चलिए तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, आप देख सकते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक से उसको हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को क्या करना है इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे चैप्टर में हम लोग को क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टॉपिक वाइज, उन सबको क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है एक पेंटिंग से स्टार्ट होता है। और ये पेंटिंग है फ्रेडरिक शेरियो की, 1848 में बनाई गई ये पेंटिंग है। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन टू नेशन, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अगर आप पेंटिंग में देखेंगे तो एक लोगों की लंबी लाइन है। लोगों की लंबी लाइन से मतलब यहाँ पे दिखा रहा है ना, फ्रेडरिक शेरियो ने क्या दिखाया, डिफरेंट कंट्रीज क्या हो रही है, कतार में खड़ी है। कौन सी कतार में भैया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रही है। क्यों क्रॉस कर रही है, देखिएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिंबल माना जाता है किसका, लिबर्टी मतलब आज़ादी का। किसका सिंबल माना जाता है, आज़ादी का। तो इनको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए भैया, इनको चाहिए मोनार्की से आज़ादी, राजतंत्र से आज़ादी। और इनको क्या बनना है, डेमोक्रेटिक बनना है। क्या बनना है, लोकतांत्रिक बनना है। तो सिंबल दिखा रहा है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं धीरे धीरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रही है, मतलब धीरे धीरे मोनार्की को खत्म करके कहाँ जा रही हैं, आज़ादी की तरफ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे सामने मोनार्की के अवशेष पड़े हुए हैं। जितने भी मोनार्की है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके मुकुट वकुट सबको यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग मोनार्की को खत्म कर रहे हैं और धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में देखेंगे एक जगह टॉर्च लिखा होगा। ये टॉर्च किसका है, इनलाइटमेंट का। और हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ मैन, द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो चार्टर ऑफ मैन। यहाँ पे देखिएगा ये सारे लोग धीरे धीरे किस तरफ बढ़े हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किस तरफ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, मोनार्की को खत्म करके, ताकि ये भी क्या बन सके, डेमोक्रेटिक बन सके। यहाँ पे देखिएगा अमेरिका और स्विट्जरलैंड पहले ही डेमोक्रेटिक बन चुके हैं। उसके पीछे फ्रांस अपने ट्राइकलर फ्लैग के साथ जा रहा है, उसके पीछे जर्मनी, और उसके पीछे धीरे धीरे सारी कंट्री हैं, चाहे रशिया हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्या बनने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए। और ऊपर क्राइस्ट को दिखाया गया है, जो दिखा रहे हैं, जो ब्लेसिंग कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को, भैया ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, क्या बन रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहे हो। और मोस्टली ये जो दिखाता है ये क्या दिखा रहा है, ब्रदरहुड, भाईचारा दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया है फ्रेडरिक शेरियो ने। ओके, ये फ्रेडरिक शेरियो का एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन मतलब एक कल्पना थी। उस समय तक सिर्फ अमेरिका ही था और स्विट्जरलैंड ही थे जो नेशन स्टेट बने थे, उसके अलावा कोई और नेशन स्टेट था नहीं, बनने की कतार में सब लगे हुए थे। तो 1848 में ये फ्रेडरिक शेरियो का एक यूटोपियन विजन था जिसमें दिखाया कि धीरे धीरे जो स्टेट्स हैं वो क्या बन, धीरे धीरे जो एम्पायर्स हैं धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, नेशन स्टेट्स बन जाएंगे। मोनार्की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और लोग क्या बन जाएंगे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो नेशन स्टेट बनने की कतार में लोगों की ये लाइन। नेशन स्टेट होता क्या है वैसे, नेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, एक इमोशनल और मेंटल कॉन्सेप्ट है। नेशन का मतलब नॉर्मली मैं आपको बता दूं, नेशन का लोग होता है, मतलब होता है पीपल, लोग। लोग क्या हो जाए, जब एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाए,
ठीक है। नेशन स्टेट का मतलब क्या होगा? स्टेट का मतलब भी मैंने आपको बताया होगा क्या होता है, गवर्नमेंट। तो जब कॉमन आइडेंटिटी से जुड़े हुए लोग क्या बना लें, अपनी एक सरकार बना लें, गवर्नमेंट बना लें, तो वैसे स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नेशन स्टेट बोलते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक प्रीवियस लेक्चर भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पे जाके देखिएगा, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, मॉडर्न नेशन, कंट्री और गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे इससे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मे भी आपको ये पिक्चर समझ में आ गया होगा। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। लोग एक ट्रेन की कतार में खड़े हैं, पेटिक सरी का एक यूटोपियन विजन है, ठीक है। आ जाइए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखिएगा, जो नेशनलिज्म है ना, उसने पूरे यूरोप में एक मेंटल और पॉलिटिकल चेंज ला के रख दिया था। पॉलिटिकल चेंज कैसे? पॉलिटिकल चेंज ऐसे कि जो मोनार्की थी, जो मल्टी डायनेस्टिक रूलर्स थे, वो क्या हो गए, खत्म हो गए, और क्या आ गई, डेमोक्रेसी बोल लो या फिर रिपब्लिक क्या हो गई, वहां पे आ गई। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल चेंज। मेंटल चेंज कैसा? तो जो लोगों का एक लगाव रहा, एक कनेक्टिविटी थी लोगों के बीच में, वो क्या हो गई, ब्रदरहुड कह सकते हैं, भाईचारा, वो क्या हो गया, बढ़ा। लोगों की लॉयल्टी एंड डिवोशन अपने कंट्री, अपने लैंड के लिए क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो एक इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी लाया इस आइडिया ने, किसने, नेशनलिज्म में, राष्ट्रवाद में। तो हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे आया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा राष्ट्रवाद को आने के लिए, इसके आने के बाद चेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है मैं उसको कराऊंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। ओके, चलिए। तो जो पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला एक ऐसा रेवोल्यूशन रहा, क्लियर एक्सप्रेशन अगर मैं कहूँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का क्लियर एक्सप्रेशन अगर आपको कहीं से देखने को मिल रहा है तो वो कहाँ से देखने को मिल रहा है, यूरोप में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिल रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसका, नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया कि लोगों का क्या होना, एक कॉमन आइडेंटिटी से जुड़ जाना। यानी कि फ्रांस की क्रांति के दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ऐसे कुछ इवेंट्स हुए होंगे जिसने लोगों को क्या किया, एक कॉमन आइडेंटिटी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। कॉमन आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, वो रिलीजन हो सकता है, वो लैंग्वेज हो सकता है, वो कल्चर हो सकता है, कोई भी कॉमन आइडेंटिटी से लोग जुड़ जाए, उसको हम लोग बोल देंगे नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसने नेशनलिज्म को क्या किया, नेशनलिज्म का एक क्लियर एक्सप्रेशन दिया, नेशनलिज्म को क्या किया, बढ़ाया। आइए देखते हैं। तो पहला देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द मेनी मेजर्स एंड प्रैक्टिस विच यूनाइटेड द पीपुल एंड डेवलपमेंट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिसने लोगों को क्या क्या फील कराया कि भैया हम लोग क्या है, एक नेशन में रहने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग अलग नहीं है। पहला जो था वो था ला पेट्रे एंड ले सिटोए। ला पेट्रे एंड ले सिटोए फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हम बोलते हैं ना, भारत हमारी माता है, तो भारत को हम जैसे अपने लैंड भूमि को एज अ मदर कंसिडर करते हैं, वैसे ही वहाँ पे मदरलैंड की जगह क्या यूज किया जाता है, फादरलैंड। तो ला पेट्रे और ले सिटोए का कॉन्सेप्ट है, ला पेट्रे मतलब फादरलैंड और ले सिटोए मतलब सिटीजन, मतलब ये जो धरती है वो हमारी पिता है और हम उसके क्या हैं, पुत्र, बच्चे, सिटीजन्स हैं। जैसे भारत हमारी माता है, हम उसके बच्चे हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे ला पेट्रे और ले सिटोए फादरलैंड एंड सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया, जिससे लोगों का क्या हुआ, लगाव हुआ अपने लैंड्स के प्रति, ठीक है। दूसरा, रिक्वायर्ड द पीपुल टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज बोलना क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। लैंग्वेज भी लोगों को क्या करता है, बांध के रखता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा हमारी लोगों को क्या करती है, बांध के रखती है। आप कहीं भी जाओ तो जब लोग आपसे हिंदी में बात करते हो बहुत सहज महसूस करते हैं हम लोग बात करना, ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी ही जगह पे हैं। आप अमेरिका में भी चले जाओगे, अगर कोई आपसे हिंदी बात करने वाला मिल जाए तो आपको लगता है यार तो हम लोग मिल गए। तो ये जो लैंग्वेज भी है ना, एक राष्ट्रवाद को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड विच द गेव अ इक्वल राइट टू ऑल। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आपको याद है, द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे राइट्स दिए गए लोगों को, इक्वलिटी प्रोवाइड की गई लोगों को, एक्सेप्ट वुमेन्स, ओके। अ न्यू नेशनल फ्लैग वॉज चूजन। एक नया नेशनल फ्लैग बनाया गया है, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पिक्चर्स में भी आपने ध्यान दिया हो शायद।
ये एक ट्राई कलर नेशनल फ्लैग बनाया गया फ्रांस का, ठीक है। अ न्यू हैम्स एंड ओथ वर रिटन, नए शपथ लिखे गए, नए शपथ लिखे गए, देश से रिलेटेड नए नए ओथ लिखे गए, ठीक है। न्यू नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड, नया राष्ट्रगान, नया नेशनल एंथम क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया, नाम याद होगा आपको मार्सेलियस। देयर वर न्यू नेशनल हॉलीडे, नए नेशनल हॉलीडे बनाए गए ताकि लोगों को लगे कि हम लोग क्या हैं, एक हैं। और नेशनल असेंबली, याद रखिएगा, नेशनल असेंबली बनाई गई किसकी जगह पे, स्टेट जनरल की जगह पे। वहाँ पे पहले स्टेट जनरल होता था ना, स्टेट जनरल को हटा के क्या बना दिया गया, नेशनल असेंबली बना दिया गया। क्या बना दिया गया, नेशनल असेंबली बना दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वेट क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यूरोप में जगह जगह जाएंगे ना उस समय, तो मेजरमेंट के बहुत यूनिफॉर्म मेथड नहीं थे, तो बाद में ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको भी क्या कर दिया गया, सुधारा गया, और पूरे फ्रांस में क्या कर दिया गया, एक यूनिफॉर्म मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। इन सारी चीज़ों को देख के क्या लगता है, चीज़ों को देख के समझ में आ रहा है ना कि लोगों को क्या कर रहा है, लोगों का जुड़ाव इन सारी चीज़ों से क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता है अपने देश के प्रति। लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग क्या हैं, एक साथ एक कॉमन आइडेंटिटी से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो एक क्लियर एक्सप्रेशन दिखाता है क्या, नेशनलिज्म का, कहाँ पे, यूरोप में। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, एक क्लियर एक्सप्रेशन दिया नेशनलिज्म का सबसे पहले, कहाँ पे, यूरोप में। तो यूरोप में मोनार्की खत्म कर दी, फ्रांस में मोनार्की खत्म कर दी गई, और मोनार्की खत्म करने के बाद पहली बार जब वहाँ डेमोक्रेसी आई तो ये सारी चीज़ें क्या की गई, वहाँ पे चालू की गई। लेकिन एक बात और है, याद रखिएगा, इसके बाद तुरंत बाद ये आपको याद होगा, नेपोलियन की एंट्री हो जाती है, कहाँ पे, फ्रांस में। और 1804 में नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में, और नेपोलियन आते ही सबसे पहला काम क्या करता है, पूरी तरह से वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। और क्या करता है, द सिविल कोड ऑफ 1804 लॉन्च करता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन कोड। देखिएगा, एक फास्ट मैंने बताया था ना, क्रैश कोर्स है, तो हम लोग बहुत तेजी से पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, अननेसेसरी टॉपिक नहीं, ओके। तो नेपोलियन कोड लॉन्च करता है। नेपोलियन कोड में देखिए क्या था, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। जो सेफ्डम था उसको भी क्या कर दिया, एंड द फ्रीड द पीजेंट्स एंड द सेफ्डम एंड द मनोरियल ट्यू जो थे उनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया, और अच्छा कर दिया गया, ठीक है। जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर्स थे, वो सब क्या कर रहे थे, इस नए फ्रीडम को क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। स्टैंडर्डाइज कर दिया गया वेट एंड मेजर को, ये सारी चीजें किसने की, नेपोलियन ने की, ओके। द कॉमन नेशनल करेंसी वुड बी फैसिलिटेड एंड द मूवमेंट एंड द एक्सचेंजेस ऑफ द गुड एंड कैपिटल फॉर वन रीजन टू अनदर। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रेड था वो भी क्या कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। जितने भी ट्रेड्स थे उसको भी क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। तो नॉर्मली आप देखेंगे, देख के तो ऐसा लगता है कि जब नेपोलियन आया तो लोग बहुत खुश हुए। शुरू में तो लोगों को लगा कि नेपोलियन नहीं, भगवान है, उसने आके हमें क्या कर दिया, बचा लिया। सब कुछ लोगों को शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, और नेपोलियन जहाँ भी जाता, उसकी आर्मी जहाँ भी जाती, उसका क्या किया जाता, पूरे यूरोप में उसका स्वागत किया जाता, ठीक है, चाहे कहीं भी जाए। तो शुरू में लोगों ने तो बहुत स्वागत किया, बट जल्द ही लोगों को लग गया कि नेपोलियन भगवान नहीं, वो क्या है, वो भैया डिक्टेटर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ राइट्स तो उसने दिए, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें क्या कर ली, छीन भी ली। जैसे लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं प्रोवाइड किया, कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं था। टैक्सेस क्या कर दिए उसने, इंक्रीज कर दिए, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, और लोगों को फोर्सफुली क्या किया, अपने आर्मी में क्या करने लगा, ज्वाइन कराने लगा। जिससे साफ साफ पता चलता है कि उसका लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य लोगों को फ्रीडम देना नहीं, पूरे यूरोप पे क्या करना था, राज करना था। और इस तरह धीरे धीरे लोगों को लगा कि नेपोलियन भगवान नहीं, क्या है वो तो एक शैतान है। क्लियर है? तो ये जो पहला टॉपिक था हमारा खत्म हुआ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अभी आगे अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस हैं, आइए पहले उनको हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये पहला जो टॉपिक था उससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, आइए एक बार नजर मारते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, कुछ MCQs हैं, कुछ हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म। अभी हम लोगों ने बात किया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म में ये कहाँ था, फ्रांस में था।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है कि फ्रांस में ही क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? मे बी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे होंगे राइट आंसर, मैं लास्ट में देख के आप लोगों को बताऊंगा कितने लोगों के आंसर सही हुए। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट दूसरा, आइए 1 मार्क्स में देख लेते हैं। 1 मार्क्स में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द फ्रेडरिक सेरियस पेंटिंग द ड्रीम वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये जो क्वेश्चन है 2020 में ही पूछा गया है, 2020 में पूछा गया, लास्ट ईयर भी पूछा गया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैसा दिखाया गया है, फ्रेडरिक सेरियस ने अपनी पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैसा दिखाया है। तो आप देखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैसा दिखाया है, पर्सनिफाइड कर दिया, एक वुमेन की तरह दिखाया है। ठीक है, और उनके हाथ में क्या दिखाया है, टर्च ऑफ एनलाइटमेंट एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या दिखाया है, चार्टर ऑफ द राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक एज अ वुमेन दिखाया, और इस वुमेन के हाथ में क्या रख दिया, एक हाथ में एनलाइटमेंट की टॉर्च और एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, Which nation was identifiable in the revolutionary tricolor Serio's utopian vision? भैया फ्रांस, ट्राइकलर फ्लैग किसका था? Which nation was identified in a revolutionary tricolors in the Serio's utopian vision? Serio's के यूटोपियन विजन में, एक सेकेंड, सेरियस के जो यूटोपियन विजन था उसमें जो ट्राई कलर का फ्लैग था वो किस कंट्री का था भैया, वो फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन एम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, इसी चीज को मैं आपको समझा रहा था कि फ्रांस की क्रांति का मेन एम क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का जो मेन एम रहा है वो क्या रहा है, लोगों के बीच में क्या करना, डेवलप करना, क्या, कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। भाई फ्रांस को कॉमन लैंग्वेज बना दिया, सबको बोलना है, तो जब कॉमन लैंग्वेज में लोग बात करेंगे तो लोगों को लगेगा ना कि हम लोग क्या हैं, एक हैं। मेजर्स एक कर दिए, ठीक है, ला पेट्रे ले सिटोयन फादरलैंड, और हम उसके सिटीजन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट ने क्या कर दिया, सारी चीज़ें क्या कर दी, बदल दी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग क्या करेंगे। इस लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, एक डेमो लेक्चर है। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चन को 1 बाय 1 टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं लॉन्ग और शॉर्ट सबके बारे में बात करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, देख लीजिए, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द फ्रांस as a state before 1789, which two political and constitutional change came in the wake of the French Revolution? भाई 1789 से पहले फ्रांस का स्टेटस कैसा था, और कौन से दो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वहाँ पे हुए? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, तो इसके आंसर है, बताइए, नॉर्मल सी बात है भाई, कैसा स्टेटस रहा है भाई, मोनार्कियल रहा। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कैसे हुए, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देखिएगा, मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उसी तरह एक क्वेश्चन और है, हाउ हैड नेपोलियन कोड एक्सपोर्टेड द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो भैया नेपोलियन कोड कैसा रहा उसके बारे में है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उसके आंसर भी मैंने लिखे हैं। तो सबके क्वेश्चंस और सबके आंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के मैंने यहाँ पे क्या करें, लिख के रखे। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, बट टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, ये 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ये देखिए 6 क्वेश्चन, एक टॉपिक से सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9, 10, 11 क्वेश्चन तो अभी मेरे यहाँ पे हैं अवेलेबल। ठीक है, एक टॉपिक से 11 क्वेश्चन है जो डिफरेंट ईयर्स में क्या किए गए, सीबीएसई से पूछे गए, सिर्फ एक टॉपिक से। अभी और भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, अभी और भी क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन इसमें है मेरे पास, टोटल 30 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से जो डिफरेंट ईयर में सीबीएसई द्वारा क्या किए गए, पूछे गए हैं डिफरेंट सेट से। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आंसर वाइज एक एक करके देखेंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। बहुत डिटेल में इस लेक्चर को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हाँ, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसके आंसर्स आप लोग लिखिएगा, मुझे बताइएगा, और जो भी नहीं आएंगे, जो भी मुझे लगेगा कि हार्ड है आंसर, इसके थोड़ा टफ है, इसकी आंसर राइटिंग थोड़ी आपको समझनी चाहिए कैसे होती है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपसे क्या करूँगा, बातें करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग बात करेंगे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और भी सारे डिटेल्स में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को ये वीडियो पहुँचे, लोगों और भी जो बच्चे हैं वो भी क्या हो, बेनिफिशियल हो, उनकी भी आंसर राइटिंग क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।